हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 आपका इंडियन इकोनॉमी का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन नैरेटिव। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बिल्कुल कनेक्टेड है पिछले लास्ट चैप्टर जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा था उससे बिल्कुल ये कनेक्टेड चैप्टर है। तो इसको आज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लें, क्योंकि इस लेक्चर का कनेक्शन सीधा डायरेक्टली जो है आपके पिछले वाले चैप्टर 14 में से है। तो यू हैव टू विजिट दैट चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू कैन कम दिस लेक्चर। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 15 से, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार ये लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, 1991 का टाइम था, तो हम रिफॉर्म्स लेकर आगे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो अब हमारा लिबरलाइजेशन क्या था कि लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी थी जहाँ पे पहले हमें अगर कोई भी इंडस्ट्री को ओपन करना है, कोई भी कुछ भी ओपन करना है, तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। इट मीन्स गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती और उसके साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक फ्रीडम मिल गई कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। तो देखो कितनी अच्छी बात थी। मतलब लिबरलाइजेशन में क्या था कि उनको जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लिबरलाइज कर दिया गया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की, आप ओपन हो, फ्रीली आप लोग जो चाहते हो वो कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिबरलाइजेशन का क्या था? डी लाइसेंसिंग। क्या था? DLICENCS। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, बट एनीवे आपको पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्या था। डी लाइसेंसिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था लिबरलाइजेशन पॉलिसी का। और देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने ना बहुत से एरियाज में ओपनिंग कर दी किसकी? प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। बट यहाँ पे दो एरियाज जैसे हमारा एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये ओपन नहीं किया प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के लिए। इवन जब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, दो सेक्टर्स में दो क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से, एक आपका एटॉमिक एनर्जी और दूसरा आपका कौन सा? रेलवेज। इनमें आपको अभी भी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत थी। और ये क्या था कि आपको यहाँ पे इसके साथ साथ और भी बहुत से एरिया थे जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि गवर्नमेंट अब सारे एरियाज बिल्कुल डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। बट फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक एरिया को डी लाइसेंस करने की कोशिश की। बट कुछ एरियाज जैसे हमारे कोई भी अगर आपको फायर आर्म्स बनाने हैं, कोई भी आपको वेपन्स वगैरह बनाए, कोई एक्सप्लोजिव्स आप बना रहे हो तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग्स हो गए, कोयल माइनिंग, डिफेंस, कोई वाइन, सिगरेट, स्पिरिट, मतलब किसी भी तरीके की ये सारी चीज़ें के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से एंड आफ्टर दैट ही आप लोग जो जो ये चीज़ें हैं बना पाओगे। अब देखो, गवर्नमेंट ने साथ साथ में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में भी ये भी बोला कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री आप लगा रहे हो जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर सकती है, इन्वायरमेंट उससे खतरे में आ सकता है, कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए आप वो इंडस्ट्री लगाओ, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके क्या करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस लेना होगा इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ईजिली जो है इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो। अब यहाँ पे उसके साथ साथ पहले हमने और क्या चीज़ें पढ़ी थी, और हमने पढ़ा था कि पहले अगर हमें क्या करना होता, पहले हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी होती तो हमें पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता, ठीक है। लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपको लाइसेंस लेना होता था, रजिस्ट्रेशन करवानी होती थी। उसके बाद अगर आपकी जो कंपनी है वो आपको बड़ी करनी है, मान लो एक्सपैंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता था? उसके लिए आपको जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता था, ठीक है। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए होता था? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता, ठीक है। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता। अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं की, ठीक है। अब आपको अगर आप ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी है आप इजीली कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो अब हमारा प्राइवेट कंपनीज और ज़्यादा ओपन अप हुई, उनको और ज़्यादा जो है फ्रीडम मिली, ठीक है।
उसके बाद इस पॉलिसी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना एज अ प्योर बिजनेस ओपन हो सकता है। अब जो ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही कम कंट्रोल था और वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको एक्सपैंड कर सकता है। जो भी मार्केट्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो इजीली उनको एक्सेसिबल कर सकता था हमारा प्राइवेट सेक्टर। देखो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने चीज़ों को समझा कि लिबरलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ थी कि लिबरलाइजेशन क्यों हुआ, वाई वॉज लिबरलाइजेशन डन। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो कि लिबरलाइजेशन हुआ क्यों। आपका जो बुक है उसमें सेकेंड पैराग्राफ में यही क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि लिबरलाइजेशन हुआ क्यों। देखो आपको हमने देखा हमारे लिए ज़रूरी था समझना कि रिफॉर्म से पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस थे। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था गवर्नमेंट के अंदर, और बट वो सर्वाइव कर रहा था, बट वो प्रॉपरली जिस तरीके से उसको ग्रो होना चाहिए था वो सेक्टर उस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए साथ साथ में हम 1947 से आज़ाद हुए 1991 तक पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। तो हमें ज़रूरत थी कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें, एफिशिएंसी को प्रमोट करें, प्रोडक्टिविटी लाएं, प्रॉफिटेबिलिटी लाएं। तो ये सारी चीज़ें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लिबरलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा भी आ गया था, हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो इतना मैच्योर नहीं है, बट अभी हम 1991 तक आ चुके हैं, तो अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर थोड़ा मैच्योर हो चुका है और टाइम आ गया कि हम मैच्योर सेक्टर के हाथों हमारा प्राइवेट सेक्टर के हाथों हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करें और उसकी मैच्योरिटी को एक्नॉलेज करें। ठीक है, उसकी रेजिलेंस, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को और उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। तो इसीलिए जो हमारा जो रेगुलेशंस है उन्होंने एक मैच्योरिटी दी, एक प्राइवेट सेक्टर को एक हमने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आए और आकर अपना काम करें। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत हो गई थी यहाँ पे कि हमें एक फंडामेंटल शिफ्ट लानी है माइंडसेट का। गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन लगानी है कि गवर्नमेंट का क्या काम है। ठीक है, क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कि प्रोडक्शन करना काम किसका है। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस काम किसका है। ठीक है, प्रोडक्शन और गवर्नेंस के बीच में हमें ज़रूरत थी कि हम एक क्लियर तरीके से चीज़ें बता सकें। अब प्रोडक्शन किसका काम था, ये प्राइवेट सेक्टर का काम था। गवर्नेंस किसका था, ये गवर्नमेंट का काम था कि वो देखे इसको। तो दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन लगाना भी ज़रूरी हो गया था ताकि दोनों सेक्टर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और दोनों अपने अपने जो चीज़ें हैं उनको समझ के उन पे फोकस करें। जैसे गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा लार्जर सोशल इश्यूज थे, इकॉनमी के बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड करनी थी, तो साथ साथ में हमारी जो इकॉनमी थी वो मिक्स्ड इकॉनमी थी, उसकी तरफ भी हमें फोकस करना था। तो हमें मिक्स्ड इकॉनमी की तरफ भी एक फोकस करके चलना था, तो तभी करके हमें जो है लिबरलाइजेशन लेना पड़ा, यहाँ पर लाना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर कि पब्लिक सेक्टर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दोनों का क्या कनेक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर था ना, ऐसा बोला जाता है कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 की, इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने सारे एरियाज़ को, मतलब काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ को प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के लिए रिजर्व कर दिया। बट ये चीज़ें जो है नेगेटिव सेंस से नहीं है, ये चीज़ें एक पॉजिटिव सेंस से देखो कि हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसको दिया, प्राइवेट सेक्टर को, उन एरियाज़ में जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर थे। ठीक है, अब ये पॉलिसी ऑफ 1991 के अंदर हमने क्या किया, पहले हमारे पास कितने एरियाज थे, गवर्नमेंट के पास 18 एरियाज थे। ठीक है, 18 से अब गवर्नमेंट के पास सीधे 5 एरियाज बचे थे जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। बाकी के 18 एरियाज में से, ठीक है, बाकी के जो 18 एरियाज में से 5 एरियाज गवर्नमेंट के पास थे और बाकी के जो बचे एरियाज वो किसके पास थे, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर की देखी और मैंने आपको पढ़ाया कि 2 क्रिटिकल एरियाज, एक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी और इसके ऊपर गवर्नमेंट का होल्ड था। बल्कि यहाँ पे कोई भी न्यू पब्लिक सेक्टर को अभी सेटअप नहीं किया जाएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज तक रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ बोली जा रही थी। उसके बाद कोई भी फ्रेश बजटरी एलोकेशंस जो है वो नहीं की जाएगी पब्लिक सेक्टर में, एक्सेप्ट फॉर लॉस मेकिंग। एंड अभी जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी स्ट्रेस में चल रही थी, तो ज़रूरत थी हमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा। और एक तो हमें ग्रेटर प्रोफेशनल कैरेक्टर चाहिए था पब्लिक सेक्टर में कि जिसको पता हो कि किस तरीके से हम काम करें तो हमारा जो है हम सक्सेस कर पाएँ। ठीक है,
जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पब्लिक सेक्टर में, ये भी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल चाहते थे। जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे पब्लिक सेक्टर के, वो भी अकाउंटेबल थे उसकी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। अब जो भी पब्लिक सेक्टर्स में काम हो रहे थे उनमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए थी हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, फर्स्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और अभी यहाँ पे धीरे धीरे हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो स्टेटस थे हमारी इंडस्ट्रीज को वो देना स्टार्ट कर दिए, जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न स्टेटस, ठीक है, ये भी देना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे ना जो हमारी पब्लिक सेक्टर है उसने एक यू टर्न लिया, प्रीवियस पॉलिसी से अनाउंस किया कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, बट यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ सर्कमस्टांसेस लेके आए। जैसे हमने ना यहाँ पे बात की डिसइन्वेस्टमेंट की, हमने बात की प्राइवेटाइजेशन की पहली बार। तो अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वो वाला टॉपिक, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या था ना कि हम ना सोच रहे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हमारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। अब डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन क्या क्या मतलब होता है, रिवर्स है इन्वेस्टमेंट के। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। तो हमें पब्लिक सेक्टर को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा था कि हमारा पूरा होल्ड ना चले जाए कहीं प्राइवेट सेक्टर से, तब गवर्नमेंट भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ शेयर्स जो है न्यू पब्लिक सेक्टर के उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि हम यहाँ पे जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट के जो भी जितने भी शेयर्स हैं गवर्नमेंट उनको बेचना चाहती थी। और शेयर्स हमेशा जो है वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। और हर एक स्टॉक मार्केट की जो शेयर वैल्यू है वो डिसाइड करते हैं उसके बायर्स और सेलर्स जो होते हैं मार्केट में, उनके थ्रू जो है जो उनके शेयर्स की जो क्या है प्राइस है वो उनके थ्रू ही डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा। अब देखो ये स्टॉक मार्केट ये क्या है, इसके अंदर आपको घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में बारी बारी ये सारी चीज़ें आपकी खुलेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है स्टॉक मार्केट। आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें कवर्ड है, तो आपको उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ते चलो, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं पर्टिकुलर कंपनी के, जब वो ज़्यादा हो जाते हैं और सेलर्स जो है उसी कंपनी के कम होते हैं। मान लो बायर्स 10 है किसी चीज़ को एक मिनट। तो देखो अब किसी कंपनी के जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं और सेलर्स उसके कम हैं, तो जो ट्रेड वैल्यू है शेयर्स की वो प्रीमियम यानी कि वो डिस्काउंट में बिकेगी। तो दोनों ही केसेस में, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे वो किस में बिक रहे थे, वो बिक रहे थे डिस्काउंट में, प्रीमियम प्राइस में। अब देखो हमें समझना था कि ओनर कौन होगा कंपनी का, हमें ये समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हैं। तो जब हमें ये समझने की ज़रूरत थी तो हम ये जानना चाहते थे कि ओनर कौन है कंपनी का। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ओनर वो होगा कंपनी का जिसके पास कम से कम कंपनी के 51% ऑफ शेयर्स होने चाहिए। तो टेक्निकली ओनरशिप में आपको मिनिमम 51% शेयर्स चाहिए थे, या फिर ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अपने खुद के 10% शेयर्स हो, बट कम से कम 41% उसके शेयर्स जो हैं बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तभी वो क्या बन सकता था, कंपनी का ओनर बन सकता था। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मेरे पास, मान लो आपके पास 10% शेयर्स हैं कंपनी के और आप 41% शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर लेते हो, तो आप क्या बन जाते हो, कंपनी के ओनर। तो इसका मतलब आपको समझना होगा, ये एग्जाम्पल किसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। देखो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपने शेयर्स को बेच रहा था, डिस्काउंट प्राइस में बेच रहा था पब्लिक को, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इन शेयर्स को बेचा जा रहा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप यहाँ पे लॉस्ट कर रही थी, ठीक है। अभी आपको समझना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट में फ़र्क। देखो ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है मतलब शेयर्स जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रीमियम में बेच रहा है पब्लिक को, गवर्नमेंट, बट उसकी जो ओनरशिप है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, विदाउट लूजिंग ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब बिना पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को लूज किए, ठीक है।
इसका मतलब क्या था कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, अगर पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स कुछ बेच रहा है, मान लो पब्लिक सेक्टर ने अपने 10% शेयर्स बेच दिए, ठीक है, तो 10% मतलब का ये थोड़ा ना ओनरशिप सारी चली गई, क्योंकि 100% शेयर्स में से अगर उसने 10% शेयर बेच लिए हैं, ठीक है, तो बाकी के अभी भी 90% शेयर्स उसी के पास है, तो इसका मतलब ओनर अभी भी कौन है, गवर्नमेंट है ओनर, ठीक है, ये समझ में आया आपको। और 10% जो शेयर्स है वो प्राइवेट सेक्टर को बेचे हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ना ओनर हुआ। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे थे, खाली अपने शेयर्स बेच रहे थे प्राइवेट सेक्टर को, ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, खाली खाली जो है क्या हो रहा था, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 10% या 20% 30% शेयर्स बेच दिया कर रहे थे, होल्ड गवर्नमेंट की थी डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, रिसोर्सेज चाहिए थे, तो वो अपने शेयर कुछ बेच देती और उससे पैसा लेके रिसोर्सेज जनरेट कर लेती, ठीक है। और ये शेयर्स जो है ये पब्लिक को सोल्ड किए जाते थे, फर्स्ट ऑप्शन, एंड इससे जो है एक पब्लिक को एक मौका भी मिलता कि वो पार्टनर बन सकती है पब्लिक सेक्टर में आके, ठीक है। तो हमने ओनरशिप को समझ लिया कि ओनर कौन होगा, किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे प्राइवेटाइजेशन को। देखो अगर हम देखें कि ओनर कौन होगा, ओनरशिप ऑफ बिजनेस कौन करेगा, ठीक है, एज कंपनीज के पास शेयर्स हैं तो हमेशा कंपनीज जिनके पास शेयर्स हैं वो हमेशा शेयर होल्डर्स के पास होंगी। एंड मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट वो पर्सन करेगा जिसके पास 51% शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि हमें क्या करना है, कंट्रोल मैनेजमेंट करना है टू द पब्लिक सेक्टर बाय 51% शेयर्स जो है पब्लिक सेक्टर के वो प्राइवेट सेक्टर को दे देने या इवन लेसर। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो प्राइवेटाइजेशन जब कोई चीज़ होगी ना तो इसका मतलब है कि ओनरशिप अभी गई है, ठीक है। देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है टू द प्राइवेट सेक्टर, हम यहाँ पे 51% जो पब्लिक सेक्टर के शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, इवन लेसर, बट हम मैनेजमेंट कंट्रोल जो है कंपनी का वो बेच रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप भी चली जाएगी बट डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती कोई भी सेक्टर को तो उसका मेन पर्पस यहाँ पे रिसोर्सेज रेज नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रही थी, यहाँ पे सिर्फ जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों दे रही थी, और ये कोई लॉजिकल एक्सटेंशन नहीं था डिसइन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सीधा और सीधा चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही थी। जब वो किसी चीज़ का कंट्रोल किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे रही थी मतलब प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि जो पॉलिसी है 1991 की उसमें हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान क्यों दिया, क्यों हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपना फेवर दिखाया, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉलिसी ऑफ 1991 ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ फेवर क्यों किया, तो देखो जो हमारा पब्लिक सेक्टर था ना इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही थी, बहुत से क्रिटिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुका था। जैसे हम सेल्फ रिलायंस लेकर आ गए थे, हम जो पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे अब इतना इंपोर्ट हम नहीं कर रहे थे इंडस्ट्रियल गुड्स का, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर हमें ज़रूरत थी, अब हमें मतलब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो इतनी सारी चीज़ें कर चुका है, बट हमें अब किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि और ज़्यादा प्रमोट करना है और ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए था कि ऐसा कोई चीज़ ऐसी जो सेक्टर चाहिए था जो हायर लेवल पे हमें लेकर जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया 1991 में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, फोकस सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का सहारा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है इससे जो है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो लिबरल तरीके से उसके गेट्स ओपन हो गए क्रिटिकल एरियाज में और कंपटीशन भी एक तरीके से बढ़ गया। और अब आपको ये पता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को अगर काम करना होता तो एज अ प्योर बिजनेस करना पड़ता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्योर बिजनेस की तरह जो है काम करने वाला कोई चाहिए था, ठीक है। अगर प्योर बिजनेस की तरह काम करने वाला चाहिए था तो गवर्नमेंट अगर प्योर बिजनेस की तरफ चली जाती तो हमारा ध्यान कौन रखता, मतलब वेलफेयर कौन करता, लोगों की पॉलिसीज वगैरह वो कौन बनाता, गवर्नमेंट बिजनेस की तरफ फोकस करती। तो ये भी एक इशू था, इसीलिए हमें प्राइवेट सेक्टर का सहारा उस टाइम लेना पड़ा, ठीक है।
उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का एक रोल था कि इंडस्ट्रियल गुड्स का, वो हमेशा शॉर्ट टर्म था। परमानेंट गवर्नमेंट कभी भी इस बिजनेस में नहीं आ सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का परमानेंट रोल क्या है, डायरेक्ट गवर्नमेंट का परमानेंट रोल है लोगों की वेलफेयर करना। और इससे अगर वो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ फोकस करती तो इससे जो वेलफेयर है लोगों की वो इफेक्ट होती, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का माइंडसेट था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी अचीव कर चुका है, अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में एबिलिटी आ चुकी है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिलीवर करें हम, ठीक है, और वो अच्छा काम भी करेगा प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से भी अच्छा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट को गुड एंड एफिशिएंट गवर्नेंस प्रोवाइड करवाना था, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना था जिससे लोगों का जो मासेस हैं उनका वेलफेयर हो सके, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्पेशली जब यहाँ पे मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंस आ चुका है प्राइवेट सेक्टर में, तो हमें अपने लोगों के भी वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना था। तो ये 1991 की जो पॉलिसी थी, इसीलिए हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है कि बाय प्राइवेटाइज ए प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर, कि हमने प्राइवेटाइजेशन किया बट ये हमारा एक प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर क्यों बना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो, देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं था कि हमें प्रॉफिट कमाना है, बट लार्जर रीज़न के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन करना चाहा, ठीक है। हम चाहते थे कि हम जो है कंटिन्यू रहें, प्रॉफिट भी कमाएं, बट हमारे साथ साथ हम प्रॉफिट के साथ साथ कंपटीशन भी चाहते थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। तो दस प्राइवेटाइजेशन हम आज के लिए नहीं चाहते थे कि 1991 की पॉलिसी में हमने प्राइवेटाइजेशन, हम एक अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए प्राइवेटाइजेशन लेकर आए थे, जो कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, हमारे सेक्टर्स वेल डेवलप्ड होंगे, तो वो आने वाले कोई भी जो मुसीबतें हैं, ठीक है, कोई भी जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से मीटअप कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी अगर आप बिजनेस चला रहे हो, वहाँ पे एक एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है कि हमें जल्दी से कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, जल्दी से, ठीक है, किसी भी बिजनेस में। बट आपको पता है चाहे वो डिसीजन गलत हो सही हो, हमें जल्दी डिसीजन लेना होता है बिजनेस के मामले में। तो ऐसे बिजनेस में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे डिसीजंस में हमें हमेशा बिजनेस रिस्क उठाने पड़ते हैं, जो कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें डिसीजन क्विकली लेना होता है बिजनेस में। तो जो स्ट्रक्चर था पब्लिक सेक्टर का ग्लोबली, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप बोलो कि बहुत ही ज़्यादा डिले होता था, क्योंकि हमेशा पब्लिक सेक्टर में ना हम इतने जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर में हमारा चीज़ जो थी थोड़ी सी डिले कर जाती, और इसीलिए हमें ज़रूरत थी कि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ फोकस करें। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर को भी एक विजनरी अप्रोच से अंडरस्टैंड करेगा, जो अंडरस्टैंड करे बिजनेस, अंडरस्टैंड प्रायोरिटीज, नोज हाउ टू मेक द पब्लिक सेक्टर, ये भी पता चले कि कैसे पब्लिक सेक्टर जो है वो ग्रेटर हाइट्स तक ग्रो हो सकता है और एक एज अ ग्लोबल कंपनी इमर्ज होके हमारे सामने आ सकता है। अब देखो जब हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया 1991 की पॉलिसी के थ्रू, तब ना बहुत सारे लोगों ने उसका अपोजिशन किया, सारे लोग बोल रहे थे कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत से अपोजिशन हमने फेस किए। तो वो देखते हैं कॉन्सेप्ट की क्या था। अब देखो क्यों लोगों ने इसके खिलाफ चले गए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। देखो अभी तक गवर्नमेंट ओन कर रही थी कंपनीज, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि जो गवर्नमेंट ओन्ड मोनोपोलीज हैं वो अभी प्राइवेट सेक्टर से रिप्लेस हो जाएंगी, तो क्या पता प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो सके गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी पब्लिक सेक्टर जो ऑपरेट कर रहा था एज ए मोनोपोली, उसको हम एज अ प्राइवेटाइजेशन नहीं कर देंगे कि तो तुम भी पब्लिक सेक्टर में के हिस्से थे, तुम्हें भी प्राइवेटाइज, ऐसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। तो हम कैसे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और ये तब तक हम करेंगे, ठीक है, और इनको हम एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने का मौका देंगे, और यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे पब्लिक सेक्टर में। देखो प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जब हमारा यहाँ पे 1991 में प्राइवेटाइजेशन आ गई, इससे बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियाँ खो दी, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, जिसकी वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का अभी एक चुनौती फेस करनी पड़ी। बट हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपने नेचर में स्पेशलाइज्ड है, जो वर्कर्स जो एक्सपीरियंस जो चीज़ें सीख कर आए हैं, उनके पास स्किल सेट है जो कि कोई भी ओनर उनको खोना नहीं चाहेगा।
तो हमें उन्हीं लोगों को वापस से रीडिप्लॉयड भी करना था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी था कि हम जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इससे हमें बजटरी डेफिसिट को भी मीट करना था। देखो बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या था कि हमें घाटा हो रहा था, ठीक है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना था। एंड इसको हमें यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं, बट हमें मासिस को सोशल असेट्स क्रिएट करने थे इकॉनमी में, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तब गवर्नमेंट ने एक जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप कर रखा था। ये कैसा फंड था, यहाँ पे जो भी चीज़ें आती थी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट किसी सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट करती, जो पैसा आता वो इस फंड में रख दिया जाता था। और ठीक है, उसके बाद जो कॉर्पस है उसको भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे थे। स्टिल जो रिटर्न्स हमें कॉर्पस से मिल रही हैं बाय देयर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल एवेन्यूज़, वो हम 75% उनका यूज़ कर रहे थे सोशल सेट्स को क्रिएट करने के लिए, और 25% जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको रिवाइव करने के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो और साथ साथ में जो एक्सपेंशन नीड्स थी प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, उनको मीट करने के लिए कर रहे थे। अब देखो जो हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, वो क्या फंड था, जरा इसको समझते हैं। देखो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हमने क्यों बनाया था, जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता हम इसमें रख देते थे। अब इसमें हमने इसको कब बनाया था, गवर्नमेंट ने 2005 में बनाया, ठीक है। तो इस फंड का मेन मकसद क्या था, इस फंड से जो भी पैसा आता, इस स्कीम के अकॉर्डिंग 75% जो एनुअल इनकम थी उसको हम यूज़ कर देते थे सिलेक्टेड सेक्टर स्कीम्स के लिए, जहाँ पे हम एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करते, और बाकी के 25% को का जो पैसा था इस फंड के अंदर उसको हम यूज़ करते जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारे PSUs हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको रिवाइव करने के लिए यूज़ कर दिया जाता बाकी पैसे का, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और फंड है जिसका नाम है सॉवरेन वेल्थ फंड। देखो सॉवरेन वेल्थ फंड एक तरीके का स्टेट ओन्ड फंड है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, ये भी आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो ये है सॉवरेन वेल्थ फंड। तो सॉवरेन वेल्थ फंड एक स्टेट ओन्ड फंड है, सबसे पहला पॉइंट। और ये सॉवरेन वेल्थ फंड क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है। कैपिटल एसेट्स, देखो कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, बट थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे चीज़ें सारी ओपन अप होने वाली है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंट होके पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, रियल इस्टेट, मेटल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसको, उसमें हम कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सॉवरेन वेल्थ फंड है इसमें जो है बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट थे, जैसे हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड्स, हैज फंड्स, ये भी आते थे। सॉवरेन वेल्थ फंड को हम कहाँ से बनाते थे, कंट्री के जो भी रिजर्व्स बचे होते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या था कि कंट्री की बेटरमेंट के लिए, कंट्री की इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए ये काम करते थे। अब देखो हमारा ना बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हो रहा था, हाई लेवल का फिजिकल डेफिसिट। अब देखो आपको मैं ना फिजिकल डेफिसिट का मतलब मोटा मोटा बता देती हूँ, अभी आगे आने वाले चैप्टर में हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब मान लो हमारा जो खर्चा है, हमारे घर में इनकम है आपके पापा की, मान लो 20,000 इनकम है आपके पापा की, ठीक है। और आपका जो खर्चा है जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो है आपका 40,000, ठीक है। तो अब आपको 20,000 में 40,000 आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो मतलब 20,000 आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आपको मीटअप करना पड़ेगा। और जो ये 20,000 एक्स्ट्रा आपका आ रहा है, ये आपका क्या है, यही आपका फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, मतलब यही घाटा पड़ रहा है आपको 20,000 का आपकी इनकम से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है सीधा सीधा घाटा पड़ना, ठीक है। तो अब हमारा भी ऐसे ही इकॉनमी में क्या हो रहा था, हमें फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा था, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट था गवर्नमेंट के लिए कि अब वो कैसे जो है इस डेफिसिट को रोके, इस घाटे को कैसे रोके, ठीक है। तो वो क्या करती, कभी ना कभी डिसइन्वेस्टमेंट कर देती, कभी प्राइवेटाइजेशन कर देती। तो हमारी जो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन है, ये एक मेजर प्लान्स है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। तो जैसे ही हमने पॉज बटन जो है प्राइवेटाइजेशन में प्रेस किया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे एज स्लोइंग डाउन रिफॉर्म्स, ठीक है। अब देखो हमने ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रिफॉर्म्स भी लेके आया। देखो प्राइवेटाइजेशन एक ओनली एस्पेक्ट नहीं है कि हमने रिफॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन ही किया है अपने सेक्टर को, ना ही ये एंड है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। बट हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को भी सेटअप किया है, प्राइवेटाइजेशन ने भी अपना बेस्ट किया है,
एफिशिएंट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उसने जो है अपनी जो कंपनीज है उनको ऑपरेट किया है। और हम बोल नहीं सकते कि ये ओनली एस्पेक्ट है रिफॉर्म्स का, यहाँ पे और भी हमने छोटे मोटे बहुत से रिफॉर्म्स हम इस टाइम पे लेकर आए थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हर्डल्स इन लिबरलाइजेशन। अब हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अब यहाँ पे ना आपको समझना होगा कि हर्डल्स क्या क्या है लिबरलाइजेशन में। देखो आपको पता है जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन किया सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी लाइसेंस राज, कि आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते। तो लाइसेंस राज को हमने क्या किया, लाइसेंस राज की जगह अब इंस्पेक्टर राज आ गया, क्योंकि 30 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो फैक्ट्री परमिसेस को विजिट कर रहे थे, ठीक है। अब उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम आई, उसके साथ साथ और प्रॉब्लम आई हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। और अभी तक भी जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है वो अभी भी जो है हो रही थी इंडिया के बिजनेस में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी भी फोकस करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ना अगर हम सिंपल बोलें तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था इजीली, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए लड़ना पड़ रहा था, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतनी आसानी से नहीं दे रहा था, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें 1000 ऑफ स्मॉलर रिफॉर्म्स की जरूरत थी इन स्पाइट ऑफ ए बिग बैंग रिफॉर्म्स की जगह एक हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स उस टाइम पे लाने की जरूरत थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्यूचर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। अब पब्लिक सेक्टर का क्या फ्यूचर था, ठीक है। अब सारे बोल रहे थे कि अब प्राइवेट सेक्टर के हाथों गाड़ी चल रही है, तो अब हमारा पब्लिक सेक्टर क्या होगा। तो सभी को लग रहा था कि अब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसके जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो टूट चुके हैं, उसका जो अपना स्टेटस है वो ख़त्म हो चुका है। बट यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लैरिफाई करने की ये ज़रूरत थी कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसके विंग, उसके पंख जो है वो टूटे नहीं हैं, बट इंस्पाइट उसके पंख टूटने की जगह हमने मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, सीधा समझो ना, ठीक है। तो ना ही उसका स्टेटस अभी खत्म हुआ है, हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड एसेट बेस जो है पब्लिक सेक्टर का वो पब्लिक सेक्टर को इस टाइम पे दिया है, ठीक है। तो जो पॉलिसी थी, ठीक है, सारे मतलब पब्लिक सेक्टर में ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, पॉलिसीज खराब हैं सब कुछ, बट जो रोल था पब्लिक सेक्टर का वो धीरे धीरे अब आप देखोगे कि चेंज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले से ही अब पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, वेलफेयर ओरिएंटेशन से उन्होंने अपना जो फंक्शन था एज अ कमर्शियल वेंचर से शिफ्ट किया, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्टिव टू द एक्सटेंट फिजिबल एज ए पब्लिक सेक्टर। जितना वो दूर रह सकते थे उन्होंने दूर रहने की कोशिश की, वेलफेयर ओरिएंटेशन से काम करने की कोशिश की। जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड से भी उन्होंने क्या किया, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड वो बने, ठीक है। उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म में ऑपरेट करना स्टार्ट किया, और जो भी उनका पब्लिक सेक्टर था वो एक ग्रेटर ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी के अंदर ऑपरेट करने लगा। बहुत से जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको अभी जो है स्टेटस मिलने लगे, मिनी नवरत्न, महारत्न, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगा कि वो इन्वेस्टमेंट लेने लगे, ठीक है, डिसीजंस लेने लगे, ठीक है। तो अब उनको जो था गवर्नमेंट के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इतना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर मर्ज होने लगे, जैसे ऑयल कंपनीज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ताकि ग्रेटर इकोनॉमीज और हम कम्पीट कर पाएँ ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। अब बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उन्होंने ऑपरेट किया कि वो क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर को ग्लोबल प्लेयर तक लेके जाएंगे। पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, जॉइंट वेंचर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर के साथ, और दोनों सेक्टर साथ में आकर पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो उनको बोला जाने लगा कि उनको हम मेरिट के बेस पे अपॉइंट करेंगे, एक कॉम्पिटेंस के अंदर और आउटसाइड द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड था प्राइवेट सेक्टर का, जो हेल्दी कंपटीशन को अलो कर रहे थे। धीरे धीरे जो इनका मोनोपोली स्टेटस था वो कमज़ोर होने लगा विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट्स एंड फॉरेन कंपनीज के थ्रू। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा, बट ये जो है कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी में नहीं जा पाया। बट
ये ऑपरेट करने लगा किसके साथ, प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के साथ। एफर्ट्स लगाए गए कि जो भी लॉस मेकिंग, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पब्लिक सेक्टर को लॉस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, सारे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करके किस तरीके से हम किसी भी पब्लिक सेक्टर का रिवाइवल कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस करने जाने लगा। जो भी लॉसेज हैं उनको वेव ऑफ करने लगे, ठीक है, माफ़ करने लगे, ताकि हम क्या करें, एक फ्रेश स्लेट से चीज़ें स्टार्टअप कर पाएँ, ठीक है। हाउएवर सारे जो रिवाइवल्स थे लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर के, वो एक राइडर के साथ आए, और ये रिवाइवल जो था ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही था, ठीक है। लेकिन आप देखो बिगेस्ट चैलेंज जो है हमारे पब्लिक सेक्टर के सामने ये था कि उनकी जो एबिलिटी है कम्पिटेटिव, प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बनने की, वो किस तरीके से फ्यूचर में रहेंगे, ठीक है। तो ये बिगेस्ट चैलेंज था। अब देखो उसके साथ साथ ही पब्लिक सेक्टर का तो हमने पढ़ लिया कि वो उनके साथ मिलकर जो है काम करने लगा, ठीक है। फॉरेन कंपनीज आने लगी, उनका धीरे धीरे रोल थोड़ा ख़त्म भी होते गया, चैलेंजेस उनको फेस करने को मिले। बट यहाँ दूसरी तरफ हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो भी इमर्ज हो रहा है। तो इमर्जिंग रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का, इसको ज़रा हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इमर्जिंग रोल जो है प्राइवेट सेक्टर का वो क्या था कि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है 1991 में हमने प्राइवेट सेक्टर की मेजॉरिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, और हमने बोला कि हाँ आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करो, ठीक है, आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देते हैं। तो जो इमर्जिंग रोल था प्राइवेट सेक्टर का वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के थ्रू लेकर आया गया। लेकिन जो 2 डेकेड्स के रिफॉर्म्स थे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपनीज, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन जो है कंपनीज के अंदर बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हुए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इनको रेज करना है, इंडिया का जो ग्रोथ है उसको लिफ्ट करना है रिसेंट टाइम्स में। तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली प्राइवेट सेक्टर में। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की जो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, डाइवर्सिफिकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा प्रमोट करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ज़्यादा करें, ठीक है। तो पहला इनका ये रोल था। दूसरा था कि जो भी जितने भी कोर एंड क्रिटिकल एरियाज़ हैं जो पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं लेकिन अब जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं, उनमें कंपटीशन लाए, ठीक है, उनका जो मोनोपोली स्टेटस है उसको ख़त्म करें और ऐसा काम करें कि वो कम्पिटिटिव हो, वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करें वो, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ग्रेटर रिस्पेक्ट मिले इनको गवर्नमेंट से, इनका कुछ से हो पॉलिसी मैटर्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग, जिसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहले हम फैमिली की तरह बिजनेस को रन करते थे, अभी हमें ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म की तरफ प्रमोट करना था, और ये रोल किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। अब पहले हम जो है मैनेजमेंट एंड ग्रेजुअली कंपनीज का जो होल्ड था, जैसे टाटा सन्स एंड अदर टाटा कंपनीज, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, अब इनको सेग्रीगेट करना था एक प्रोफेशनल, नॉट प्रमोटर और ओनर के बेसिस पे, प्रोफेशनल के बेसिस पे इनको क्या करना था, सेग्रीगेट करना था। बहुत से प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी जो है बिग टिकट ग्लोबल एक्विजिशन पे जा चुके थे, अब इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन और इंडियन प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करना था ताकि वो एज अ ग्लोबल कंपनी इमर्ज होके आए। अब जैसे ही इन्होंने प्राइवेट सेक्टर की कॉम्पिटेंस को रियलाइज़ किया, प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट ने इनको जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का भी सहारा देने की कोशिश की, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दोनों ही सेक्टर साथ में आए और उन्होंने काम करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका ट्रेंड और बढ़ने लगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होने लगी ऑपरेशंस में, अच्छे से काम होने लगा, ठीक है, मैक्सिमाइज वैल्यू मिलने लगी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। उसके साथ साथ एक ब्रॉडर ओवरव्यू एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो आने लगे, ठीक है, नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी आर द ओनर्स, ठीक है। अब सेबी जो है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैंडेटरी कर दिया, किसके लिए, सारी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए। एंड यहाँ पे क्या बोला कि जो कंपनीज हैं उनको एटलीस्ट 1/3 जो है उनके डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वर्ड्स को तोड़ेंगे, कॉर्पोरेट कंपनी हो गया, सोशल मतलब सोसाइटियल, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर था ना, अब वो क्या करेगा, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऑपरेट करेगा, अपने मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ के साथ
उसकी कुछ मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होंगी अपने कंपनी के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति। और इसी को हमने बोला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो कि कन्फाइंड नहीं हो सकती, खाली और खाली यहाँ पे बिजनेस नहीं करना है, बल्कि हमें सोसाइटी के ऊपर भी फोकस करके चलना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा गया। तो ये एक सेल्फ कंसेंसस रियलाइजेशन थी कंपनीज की कि कंपनीज को क्या ज़रूरत है कि वो जो है अपने सारी जो भी उनकी जिम्मेवारियां बनती हैं, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनको भी फुलफिल करें ऐसे मैनर में जो उनको अप्रोप्रिएट लगता है कंपनी को, बट बिना किसी कंपल्शन या डायरेक्टिव्स के। ठीक है, तो एक रिसेंट अमेंडमेंट भी किया गया कंपनीज एक्ट में, जहाँ पे हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मैंडेटरी कर दिया गया कि ये सारी जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए मैंडेटरी है ये करना। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला कि कंपनीज का जो ऐसी कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर 2% एटलीस्ट उनको खर्च करने पड़ेंगे पास्ट 3 ईयर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की बात होने लगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यहाँ पे इनको बोला कि आप जो पार्ट है देयर विल बी अ ग्रोइंग रियलाइजेशन, कि आप रियलाइज करो प्राइवेट सेक्टर के पार्ट में कि जो ग्रोथ है बिजनेस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो साथ में चलेंगी फ्यूचर में एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर परसेप्शन। ठीक है, ठीक है, ताकि हमें क्या करना है, खाली और खाली अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है, बाकी भी जो है सारी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है। तो बहुत से बिजनेस हाउसेस जो थे उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा शेयर दिया सोसाइटी में, इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स वगैरह को सेटअप किया। तो इससे हमें क्या लगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों के सोशल डेवलपमेंट के लिए। फाइनली जो मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं हमें देखता हुआ नजर आया। साथ साथ में हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर जो है अपने की एरियाज में काम करने लगे और इन्होंने इंडस्ट्रियल एंड जो ओवरऑल ग्रोथ है इकोनॉमी का उसको भी प्रमोट करने की कोशिश की। तो हम कब से चाहते थे कि हमारा जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टर हो, तो ये हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है जब से हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी फर्स्ट वाली 1948 में। तो इट वॉज ओनली, हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का इंटेंशन हमें लग रहा था पेपर पे ही है, बट फ्यूचर में हमने कहीं ना कहीं ट्रू एमरजेंस भी देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टर हमें देखने को मिला 1991 के टाइम पे, जहाँ पे जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसने ग्रेट कॉन्फिडेंस दिया प्राइवेट सेक्टर को कि वो गवर्नमेंट के पार्टनर बने और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल एफर्ट्स में कोड ऑफ एथिक्स, बिजनेस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ट्रांसपेरेंसीज के साथ दोनों सेक्टर साथ में आए और उन्होंने साथ में काम करना भी स्टार्ट किया। तो ये अप टू प्राइवेट सेक्टर तक था कि वो राइज करे, गवर्नमेंट एंड पीपल्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीटअप करे एंड इंश्योर करे कि जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा रिपोज हुआ है दोनों सेक्टर्स के बीच में वो कभी खराब ना हो। हाउएवर जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक विजुअलाइज्ड की तरह इमर्ज हुआ है और इसमें जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को चेंज करना था फ्रॉम ए डायरेक्ट प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्रिएटिंग दैट इनेबलिंग इन्वायरमेंट, कि अब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसको प्रिवेंट की जगह हमें क्या करना पड़ता था, प्रिवेंट की जगह हमें परमिट करने की जरूरत थी कि हाँ आप आइए और काम करिए, टू अलो रैदर देन स्टॉप। ठीक है, रुकने की बजाय उनको बोलना था कि आप आइए और काम करिए। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया। यहाँ पे आपका एक टॉपिक और है रेलवे प्राइवेटाइजेशन, इसको आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं है, तो आप पढ़ना, आपने अगर पढ़ना होगा तो। इसके अलावा हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ चैप्टर 16 के साथ जल्दी ही। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।